गुड इवनिंग। मैं रवि प्रकाश द्विवेदी, प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग वर्णमाला में स्वरों के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें कि 7 प्रकार से विभाजन हमने किया था। अब हम उसमें एक विभाजन है ओठ की स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओठ के स्थिति के आधार पर, ओठ के स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। देखिए नंबर 1, इसमें ओठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे तो वृत्तमुखी 2 ही होता है। वृत्तमुखी स्वर और दूसरा होता है आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर, देखिए वृत्तमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर 2 ही होता है और इसको बहुत ही आसान है। यह ओठ की स्थिति के आधार पर अगर स्वर को डिवीजन करेंगे तो पहला वृत्तमुखी, दूसरा आवृतमुखी। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। वृत्तमुखी का वृत्त मतलब होता है गोला की तरह होता है। वृत्त माने वृत्त से समझे वो गोला होता है। तो जब आप ओठ को जब बोलते हैं, कौन सा ऐसा स्वर है जब बोलेंगे तो ओठ गोलाकार हो जाता है। गोलाकार। तो देखिए हम जब ऊ को बोलेंगे तो ओठ हमारा गोला बन जाता है एकदम। ओठ ऊ जब बोलते हैं तो गोलाकार हो जाता है। ऊ गोला ही रहा ना, देखिए ध्यान रखिएगा। ऊ गोला ही रहा। ओ गोला ही रहा। तो यह हमारे जो वृत्तमुखी है वह ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और एक होता है डॉक्टर वाला जो आ होता है ना, ये डॉक्टर वाले में लगाते हैं, यह आ, यह भी वृत्तमुखी स्वर में आएंगे। अब जो शेष बचा वह आवृतमुखी, माने आवृतमुखी स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में ओठ गोलाकार नहीं होगा, आड़ा बाड़ा तिरछा हो जाता है। जैसे ए बोलते हैं तो ओठ तिरछा हो जाता है, वही तो है आवृतमुखी। वो तिरछा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आवृत माने वह गोलाकार नहीं बन पाएगा। जैसे ए, जो बचा है इसमें से वही लिखेंगे आवृतमुखी में। जैसे अ से आरंभ करते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। आ ई उ, एक सेकंड, अ हो गया, ई हो गया, बड़ी हो जाएगा, और ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। इतने स्वर जो है आवृतमुखी में आएंगे आपके। और आपका आ भी हो जाएगा इसी में, आ, ठीक ना। आ, ई, बड़ी ए, ऐ। यह आवृतमुखी जो है, देखिए इसको जब आप बोलते हैं ना तो गोलाकार नहीं होता है, ओठ हमारा जो है गोलाकार नहीं होता है, यह आवृतमुखी हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद यदि आप जितना हम लिखते जा रहे हैं उसको एक क्रम से आप भी अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो एक आपका सबसे सुंदर नोट्स तैयार हो जाएगा और आपका हिंदी आपके मुट्ठी में हो जाएगा। तो फिर ओठ की स्थिति के आधार के आगे हम लोग देखते हैं कि एक स्वर होता है अनुनासिक और निरानुनासिक होता है। तो अनुनासिक जो स्वर होते हैं उसे आप याद कर लीजिए, वह परीक्षा में पूछा जाता है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर का मतलब यह होता है ना कि जिसमें जो हवा है वह मुख और नाक, ध्यान रखिएगा, मुख और नाक दोनों से निकल जाता है हवा। दोनों से, मुख और नाक दोनों से हवा निकलता है। जैसे अनुनासिक स्वर देख लीजिए, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर कौन से हैं? जैसे उस पे आप देखेंगे ना चंद्राकार बिंदी लगा रहता है, अ, आ, ई इत्यादि, जिस पे चंद्राकार बिंदी लगा रहे ध्यान रखिएगा वही है अनुनासिक स्वर।
फिर इसके बाद आते हैं घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर स्वर। घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर स्वर। घोषत्व के आधार पे जो स्वर होता है हमारा, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर जो स्वर हमारा होता है उसका अर्थ यह है कि घोष का क्या अर्थ होता है पहले देखेंगे। घोष का मतलब वो होता है कि स्वर तंत्रियों में, जो स्वर तंत्रियां होती हैं उसमें श्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, वही है घोषत्व घोष। अब जो सभी स्वर हमारे होते हैं वह सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर यदि स्वर देखेंगे तो सभी स्वर, सभी स्वर याद रखिएगा, सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं, होती हैं, ठीक ना। सभी स्वर स्वर सघोष, स्वर सघोष, सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं, ठीक ना। अब प्राणत्व के आधार पर देखेंगे। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, जब प्राणत्व के आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब होता है वायु। तो प्राणत्व के आधार पर जो हमारा स्वर होता है वह सिर्फ अल्प प्राण होता है, सिर्फ अल्प प्राण होता है, ठीक ना। सिर्फ अल्प प्राण होता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो वह वायु जो हमारा होता है वह कम मात्रा में निकलता है, कम मात्रा में वायु निकलता है, तो वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर जो है अल्प प्राण होता है और सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक ना। तो आपने देखा कि घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं और प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक ना। तो अब आप देखेंगे कि घोष और प्राण ये दोनों आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे जो स्वर का सातों प्रकार का डिवीजन है वह लगभग पूर्ण हो गया है। अब स्वर के बाद अब हम लोग व्यंजन में प्रवेश करेंगे। तो कल मिलते हैं व्यंजन के साथ। नमस्कार।